हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली नॉलेज ट्रैक। मेरा नाम सौरभ किन्रा। मैंने रिसेंटली क्लियर किया है नेट एंड जेआरएफ इन कॉमर्स जून 2019 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दिसंबर में आपकी मार्कशीट, आपकी जो डेट शीट आ चुकी है, तो अभी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस टाइम में लास्ट के जो कुछ डेज़ हैं हमको उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, अभी जो टाइम था, जितनी भी हमने कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी करी, वो टाइम अभी निकल चुका है। अभी टाइम है रिवीजन का। इस टाइम आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है ना, एक बुक है आर गुप्ता, उसमें क्या है कि आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर 10 to 15 ईयर एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। तो आपको डेली एक पेपर सॉल्व करना है। उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि हर एक पॉइंट की क्या एक्सप्लेनेशन है और क्या आंसर है। तो आप अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ 10-15 दिन में अपना जो है लास्ट के प्रीवियस 10 ईयर्स हैं वो सभी कवर कर सकते हैं। मेन दिक्कत क्या रहती है कि हम इस टाइम पे भी अपने रिवीजन पे फोकस रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर हम अभी से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जितने ज़्यादा हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा माइंड सेट हो जाएगा क्वेश्चंस को ग्रैस्प करने में और उसी को पैटर्न को सॉल्व करने में। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो कि क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, बट स्टिल क्या होता है कि वह एग्ज़ाम्स में ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब कि सब प्रिपरेशन करके गए और फिर एग्ज़ाम्स में बिल्कुल जो भी हम करके गए वो भूल जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या रहता है कि हमें डर लगता है। डर किससे लगता है कि कहीं हम एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाएं। आप ध्यान से देखिए इस बात को। अगर हम इस डर को ख़त्म कर देना तो जो हमारी प्रिपरेशन है 6 महीने से हम कर रहे हैं, जो हमने कुछ टाइम से कर रहे हैं, वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सर इस डर को कैसे ख़त्म करना है? देखिए, डर हमारे में किस चीज़ का है कि हम फेल ना हो जाएं। ऐसा आपने कोई भी चीज़ देखी है, किसी भी पर्सन को देखा है जो कि गिरा ना हो और वैसे ही क्लियर हो गया हो हर चीज़ में? हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कि कभी हम फेल हो जाते हैं तो कभी हम पास हो जाते हैं। देखिए, हम एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरा विज़न ही प्रोफेसर बनना है तो कुछ भी चाहे मुझे उस रास्ते से जाना पड़े तो बट मैं उसको करूँगा। अगर हम फेल हुए तो क्या होगा? कि हमें एक्सपीरियंस आएगा और हमें नॉलेज आएगी। अगर हम पास हुए तो क्या होगा? हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस बात को अपने अंदर बिठा के रखेंगे कि मैं डर रहा हूँ, हाँ पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसी डिफ़िकल्टी लेवल होगी, तो जो आपको आता भी होता है ना, उस चीज़ को भी आप अच्छे से प्रॉपरली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि कैसे आपने इस फियर को ख़त्म करना है जो आपके अंदर है अभी ये फियर। डेली आप जब रोज़ उठते हैं ना तो अपने आप को बोलें कि आई एम फियरलेस, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे ही अगर जब भी आप फ्री होते हैं, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, आप उनकी जगह अगर अपने आप को बारी बारी यही बोलेंगे ना कि आई एम फियरलेस, तो क्या होगा कि आपके अंदर से जो डर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर था वो ख़त्म हो जाएगा। और पेपर वाले दिन क्या होगा कि जितनी भी आप प्रिपरेशन करके गए हैं उसको बिल्कुल रिलैक्स माइंड से कर पाएंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं ना, आप उसको भी रिलैक्स माइंड से सॉल्व कर पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी प्लीज़ याद रखिएगा अपने डर को ख़त्म करने की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी, सीए, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, +1 +2 में भी क्या होता है कि हम डर जाते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो इस डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। अपने आप को बारी बारी बोलना है कि आई एम लिमिटलेस, आई एम फियरलेस, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हमने डर को डराना है। हम तो अपना एम अचीव करने जा रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है कि हम अपना एम अचीव करने जा रहे हैं, तो डरना किस चीज़ से है यार? डरना किस बात का है? हमको उस चीज़ को ख़त्म करना है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे कि प्लानिंग, अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। देखिए, जेआरएफ ऐसा एग्जाम है जहाँ पे काफ़ी डीप स्टडी आपको नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि सीए में आपको काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है, बट जेआरएफ में क्या है कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ABCD। आपको इतना डीप स्टडी, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो जो हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि कॉस्ट FM है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, उसमें प्लीज़ आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए। उस पर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उसको इतना ज़्यादा डीप मत जाइए।
आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही टाइम हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना टाइम वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सॉल्व ना लगा करके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है, उसी को रिवाइज कीजिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिक करके देखेंगे ना, तो क्या होगा कि इतने डीप क्वेश्चंस आए ही नहीं हुए सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाय चांस अगर एक आधा आ भी जाता है डीपली वाला, तो प्लीज़ आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इसको करें या ना करें। वो टाइम स्ट्रेटजी पेपर में आएगी, वो आपको बताऊंगा अभी आगे कि पेपर वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उस केस में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसकी जगह हम कोई और इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बात आती है कि सर स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले कवर कीजिए। अगर थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग है तो थ्योरेटिकल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उसको पहले कवर कीजिए। और प्रैक्टिकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं भी है ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, उसकी थ्योरी के जो कंसेप्ट है ना, प्रैक्टिकल की पहले थ्योरी आती है, उसके बेस पे कंसेप्ट्स आते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो उसके कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको याद कर लीजिए, आपकी JRF के लिए वो इनफ होगा। आपको 80% सिलेबस ऐसा कवर करना है कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, 20% ऐसा कि नॉर्मल है तो भी चलेगा। अगर आप 100% सिलेबस नहीं कवर करना है ना, हमको परसेंटेज कितनी कट ऑफ जाती है नेट JRF की? नेट की जाती है 50 to 60%, JRF की 60 to 65%। जब हमको पास होने के लिए मार्क्स ही 65% चाहिए, तो हम 100% सिलेबस कवर क्यों करें यार। इस टाइम पे अभी आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने बिल्कुल टच ही नहीं करे होंगे, तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ उन पे ध्यान देना बंद कीजिए। जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं उनको ही रिवाइज कीजिए, ताकि आपका उनमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। और इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में, जितने भी सॉल्व हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कीजिए। और एक स्ट्रेटेजी है देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपके जितने भी चैप्टर हैं, पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट्स हैं ना, पेपर 2 में भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक चैप्टर के आप डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके सभी चैप्टर डेली के डेली रिवाइज हो रहे हैं, कि सभी के ऊपर हमारा कुछ ना कुछ एस्पेक्ट, कुछ ना कुछ पकड़ बैठ रही है, जिससे क्या होगा कि हम पेपर में उन कंसेप्ट्स को लिंक कर पाएंगे उस क्वेश्चंस के थ्रू और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब एक बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि सर पेपर से एक दिन पहले और पेपर वाले दिन हमको क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि वही टाइम होता है कि हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है। और जब आपका माइंड को डर लगता है ना, तो वो जो चीज़ें करी होती हैं वो भी भूल जाता है। पेपर से एक दिन पहले आप जैसे पढ़ रहे हैं नॉर्मल वैसे ही पढ़िए। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको रिवाइज करें बारी बारी। देखिए, अगर आपने बुक में कहीं हाईलाइट करा हुआ है अपनी मेन चीज़ों को, तो सिर्फ हाईलाइट वाली चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। आप पूरा का पूरा चैप्टर पेपर से एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे 20 चैप्टर्स हैं पूरे JRF के अंदर। 20 चैप्टर्स एक दिन के अंदर रिवाइज करने इन 24 आवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं अपनी कोचिंग के थ्रू, या फिर जितनी भी चीज़ें आपने मेन चीज़ हाईलाइट करी हैं, उस चीज़ को रिवाइज कीजिए। और पेपर से पहले आराम से 6 या 7 घंटे की नींद कम से कम पूरी कीजिए। अगर आपका माइंड थका होगा ना, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे या सोएंगे नहीं पेपर से पहले दिन, तो क्या होगा, आपको पेपर में नींद आएगी और आपका माइंड इतना इफेक्टिवली नहीं काम कर पाएगा। देखिए, अगर हम एक मशीन को यूज़ करें 24 आवर्स तक यूज़ करें, तो वो भी एक टाइम पे आके जवाब दे जाएगी। तो माइंड एंड बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। अगर इसको रिपेयर, थोड़ा रेस्ट देंगे, तो नेक्स्ट डे ही वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगी। तो 6 से 7 घंटे नींद आराम से पूरी कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो रिलैक्स माइंड है ना, वो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ऐसा बोलते हैं कि सुबह 2 से 5 के बीच में हमारा माइंड इफेक्टिवली काम करता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि वो मोस्ट रिलैक्स स्टेट में होता है। ना तो कोई फ़ोन कॉल्स होती, ना कोई मैसेंजर, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना कोई गेम्स, कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारा माइंड मोस्ट रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, और इसीलिए वो इसी का रीज़न होता है कि वो इफेक्टिवली रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उस टाइम पे चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो यही कंसेप्ट हमको एग्ज़ाम वाले दिन यूज़ करना है। देखिए, मान ली अब आपकी डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी। 6 दिसंबर JRF कॉमर्स की डेट शीट आ चुकी है, और बाकी भी JRF की या नेट की डेट शीट्स आ चुकी है। एडमिट कार्ड्स आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसका प्रिंट आउट अभी से निकलवा लीजिए, ताकि लास्ट डे कोई आपको जल्दीबाजी ना करनी पड़े। अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में 9 to 12 में है,
या फिर आपका एग्ज़ाम 2 to 5 में है, तो डेली अपना एग्ज़ाम 9 to 12 ही सॉल्व कीजिए। अगर आप ऐसा 10-15 दिन तक रेगुलर रखेंगे ना, तो आपका माइंड ना उस टाइम पे अपने आप अलर्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा, आपका माइंड 9 बजे अलर्ट हो जाएगा कि मुझे अब एग्ज़ाम सॉल्व करना है, तो वो उस वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 2 to 5 वाली शिफ्ट में है, तो डेली 2 to 5 अपना एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो बॉडी या स्ट्रक्चर है, मान लो आप रात को लेट जागने वाले बंदे हैं, अगर आप रात को सुबह 3-4 बजे सोते हैं और आपका एग्ज़ाम है सुबह 9 बजे, तो आप 9 बजे उठ ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ अपने बॉडी स्ट्रक्चर को अपने एग्ज़ाम टाइम से अभी मैच करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी उस स्ट्रक्चर के लिए अडॉप्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लेट उठें और फिर एग्ज़ाम में आपको नींद आए। अगर आप मान लो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है और अगर आप लेट सोचने की आपको आदत है 3-4 बजे, तो प्लीज़ जल्दी सोना शुरू कीजिए, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपकी बॉडी उस रूटीन में आ जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पहले मानना क्या था, जब मैं पहले पढ़ाई करता था, तो मेरा ये मानना था कि सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देने चाहिए हमको, कि कंसेप्ट के अलावा हमको रट्टा नहीं मारना चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे कि ये स्ट्रेटजी गलत है, रट्टा मारना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, रट्टा क्या मारना चाहिए और किस चीज़ का मारना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ कंसेप्ट बेस्ड है, समझने वाली है, उसको आप कंसेप्ट बेस्ड समझें, उसका रट्टा प्लीज़ मत मारें, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी उस चीज़। देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई भी बुक है, ये इस ऑथर ने किस साल में लिखी थी, और उसका आंसर है 1960, तो इस चीज़ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है सर। इस चीज़ का आप कंसेप्ट क्या समझेंगे? अगर मान लो मेरा बर्थडे 1995 ईयर में आता है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सिर्फ ये, इसको मुझे याद करना ही पड़ेगा। तो जो भी चीज़ आपके ईयर्स हैं, कोई भी ऑथर के नाम है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो वो आपको रट्टा उसको लर्न करना ही पड़ेगा। देखिए, हमारा JRF का एग्ज़ाम होता है ना, वो थ्योरी बेस्ड होता है ज़्यादातर। 70% पेपर हमारा थ्योरी बेस्ड ही आता है, जिसमें से कि आउट ऑफ 150 10 क्वेश्चंस, अराउंड 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दोनों पेपर के मिला के, जिसमें कि आपसे वो ईयर पूछता है, किसी थ्योरम का फाउंडर पूछ लेता है कि किसने बनाई थी ये। तो आपके जो पेपर 1 के 10 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 के 10 चैप्टर्स हैं, उसमें जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, जो कि आपको याद करने होते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर टीचिंग की बात करूँ, तो टीचिंग में जैसे मॉरिसन वाला है, हर्बर्ट वाला है, तो वो वाला कोई, उसमें हमको उनके नाम याद करने पड़ेंगे। रिसर्च में कुछ ऑथर्स के नाम याद करने पड़ेंगे। हायर एंड एजुकेशन में काफ़ी कुछ है लर्न करने के लिए। उसके बाद अगर पेपर 2 में है, तो इंटरनेशनल बैंकिंग में बहुत सारी ऐसे ईयर्स आते हैं, ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनका हमें नाम याद रखना पड़ता है। तो प्लीज़ जो ऐसे चैप्टर्स हैं ना, उनका अभी से एक पेज पर ऐसे हर एक चैप्टर के पॉइंट्स बना लीजिए, जो चीज़ आपको याद करने वाली हैं। हर एक चैप्टर के बनाएंगे तो अराउंड 10 to 12 चैप्टर्स ऐसे हैं थ्योरी के कि आपको याद करने वाले हैं। उसको डेली प्लीज़ 1 घंटा रट्टा मारें उस चीज़ का। रट्टा क्यों मारें? क्योंकि वो चीज़ रटने वाली ही है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और उनमें से अराउंड 10 क्वेश्चन आपके JRF में आते ही आते हैं। तो अगर आप डेली उन पॉइंट्स को डेली रिवाइज करते हैं, बारी बारी देखते हैं, तो क्या होगा, वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम में आपको उन चीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए, जैसे कि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और सर्दी भी आ गई है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जो कि जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ है हमारी हेल्थ। हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे क्या होगा, अगर हम एग्ज़ाम टाइम पे बीमार हो जाएं, अभी सर्दी आ रही है, हमें जुकाम हो जाए, तो क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो एग्ज़ाम में हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी ही नहीं सही काम कर रही है। अब जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो भी चीज़ पी रहे हैं, उस चीज़ को प्लीज़ देख के खाइए कि वो हेल्दी हो, वो उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट ना हो। हम क्या होता है, खाना हैवी खा लेते हैं, हमको नींद आती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, वैसे भी एग्ज़ाम से पहले तो हमारा मन नहीं करता पढ़ाई करने का। तो इसका सर एक क्या स्ट्रेटजी है कि आप प्लीज़ खाना कम खाइए। अगर आपको 3 रोटी की भूख है, तो आप 1 रोटी खाइए और फिर साथ कुछ फ्रूट्स खा लीजिए। एक और चीज़, अगर आप लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ सकते हैं, आपको 1 घंटे बाद थकावट हो जाती है, नींद आने लगती है, तो आप क्या करें, 45 मिनट्स या 1 घंटा जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 1 टाइम सिटिंग कैपेसिटी है, वो दें। 5 मिनट सो जाइए या 10 मिनट के लिए सो जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर जब उठेंगे ना, तो जो हमारा माइंड था 1 घंटा उसने पढ़ा, वो उसको सेव कर लेगा, माइंड को 10 मिनट रेस्ट मिल गया, और अब जब वो फिर से पढ़ाई करेगा ना, वो बड़ी इफेक्टिवली स्टडी होगी। ऐसा मैंने खुद अप्लाई किया है कि मैं 45 मिनट्स के लिए पढ़ता था, 5 मिनट्स के लिए नैप ले लेता था,
इससे आपकी काफ़ी अच्छी स्टडी होती है, इफेक्टिव स्टडी होती है, और आप लॉन्ग टाइम तक एक बार पढ़ते हो तो आपको चीज़ धीरे धीरे इंटरेस्टिंग कम लगने लग जाती हैं। इसमें क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका सिलेबस भी ज़्यादा और इफेक्टिवली कवर होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आई विल हैव ग्रेट एम, कि आपका एम जब तक बड़ा होगा ना, अगर बड़ा नहीं होगा तो आप बड़े कैसे बनेंगे। देखिए, छोटा सोचोगे तो छोटा बनोगे और बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो आई विल हैव ग्रेट एम, आपकी सोच एक लेवल से ऊपर होनी चाहिए। प्लीज़ छोटे मोटे झगड़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने एम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये 5-7 साल ही तो हैं, उसके बाद तो जो आप 5-7 साल में कर जाएंगे ना, उसका फ्रूट आपको पूरी लाइफ में मिलेगा। अगर 5-7 साल आपने वेस्ट कर दिए तो पूरी ज़िंदगी उसको भुगतना पड़ेगा। एक छोटे लेवल पे आपको लाइफ मीडियोकर लेवल आपको लाइफ जीनी पड़ेगी। तो ये 5-7 साल ऐसे ही इन्वेस्ट करो कि जो इसका रिटर्न है ना वो बेस्ट वे में आए। तो आई विल हैव ग्रेट एम, आपका एम ग्रेट होना चाहिए। देखिए, आप पढ़ने बैठिए, जितना आपको लगता है पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे 5 मिनट और पढ़िए, फिर थक गए फिर 5 मिनट और पढ़ लीजिए, चलो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। वो एक टॉपिक कवर करते करते ना धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो लिमिट्स है ना पढ़ने की, वो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएंगी। ये जो टाइम है वो बिल्कुल प्रीशियस टाइम है आप लोगों के लिए। मतलब ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस टाइम जो होगा ना, वो आपको इस टाइम की कदर पता होगी। इस टाइम को प्रीशियसली यूज़ ना किया तो 6 महीने इन्वेस्टमेंट और साथ में रेडी है। ठीक है जी। तो सर, इस टाइम पे आपको सिर्फ 6 घंटे सोने के अलावा और अपना खाना खाने के अलावा और कोई काम जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई का है। प्लीज़ इन 20 दिनों के लिए अपने बाकी के जो काम है, मैरिज का सीज़न चल रहा है, मैरिज वगैरह जो भी आपका बर्थडे है, तो प्लीज़ अगर 20 दिन के लिए आप सेक्रीफाइस करेंगे ना, उसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो रियली बहुत फ्रूटफुल होगा। क्योंकि पूरी ज़िंदगी बड़ी एंजॉय करने के लिए सिर्फ 20 दिन ही तो एक JRF मांग रहा है हमसे। 20 दिन अगर डेडिकेटेड इन्वेस्ट कर देंगे तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरा क्या था कि मुझे खाने का भी, मैं सिर्फ खाना तो पढ़ते हुए ही खाता रहता था, पढ़ने के साथ साथ ही खाता था, सिर्फ सोता था मैं और सारा दिन पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं है कि आपको भी ऐसा ही करना है कि सारा दिन पढ़ाई करनी है। हर एक की अपनी माइंड की कैपेबिलिटी और कैचिंग पावर होती है। कोई बंदा वो 3 घंटे में सीखता है, कोई बंदा वो 1 घंटे में सीख लेता है। तो अपने माइंड के हिसाब से आपको पढ़ना वैसा ही है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डेली नॉलेज ट्रैक, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर सकूं, ये सब बातें आपसे शेयर कर सकूं। होप आपको ये सब बातें अच्छी लगी होंगी, और जितनी आपको सूटेबल लगती है आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए ताकि आप भी अपने एम को अचीव कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।